Good evening, everyone, and a very warm welcome to today's webinar on GST appeals and litigation, navigating SCN, rectification limitations, and GST 80. At the outset, I would like to sincerely thank CA Dr. Raj Chawla sir for organizing this highly relevant and insightful webinar for the professional fraternity. It is my pleasure to introduce our distinguished speaker, CA LLB Anup Modi sir, partner at Kumar Modi and Associates Faridabad since 2008. CA Anup Modi sir has extensive experience in GST, indirect tax, and legal matters. He is the author of the Taxman GST Practice Manual and several GST books, and has conducted numerous seminars and training programs for ICAI, GST departments, NACEN, FIT Bar, industrial associations, and various institutions. With his rich practical and academic experiences, we are delighted to have him with us today. Sir, a very warm welcome to you. We are looking forward to an insightful and enriching session. Over to you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Such a nice introduction. And I sincerely thanks to CA Raj Chawla ji and his team to give me this opportunity. Thank you so much. And our today topic is appeal in GST 80. तो क्या-क्या इश्यूज जो हम फेस कर रहे हैं इसमें वो हम आज इसको देखेंगे. और लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी होगा हमारा. मेमोरी स्क्रीन चेंज हो रही है यहाँ पर. Yes, sir. So, Now I think it is GST 80 and last fact finding authority, right? yes, sir. Okay, thank you. So देखिए, जैसा कि अब आप सब जानते हैं कि GST इज द लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी. दैट मीन्स कि जो GST है वो लास्ट अथॉरिटी है फैक्ट फाइंडिंग की. फैक्ट का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स कि अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आप हाई कोर्ट को मूव कर पाएंगे. अदरवाइज जो हमारा GST 80 है वो लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है. दैट मीन्स कि अगर आपका कोई भी इशू है 2A वर्सेस 3B, 1 वर्सेस 3B, या कोई भी ऐसा इशू है कि आपने RCM पे किया है या नहीं किया, ड्यू टू फैक्ट, मतलब फैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा. तो लास्ट फैक्ट फाइंडिंग हमारी जो अथॉरिटी है वो GST 80 है. जो हमारा GST 80 है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसकी प्रोविजन है, दैट इज 323B. आर्टिकल 323B is a constitution provision, and tribunal are the creature of statute. That means कि जो हमारा GST 80 है वो एक स्टैचू के अंडर में बना है, और वो जो उसका पेरेंट स्टैचू है वो उससे बाहर नहीं जा सकता. यानी जो आर्टिकल 323B के प्रोविजन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो GST 80 है वो किसी लॉ के अंडर में बनेगा. दैट मीन्स कि ट्रिब्यूनल्स का कोई पेरेंट लॉ होगा. इसकी पावर सिविल कोर्ट की तरह नहीं है. ट्रिब्यूनल की पावर एक लॉ के अंडर में है. दैट मीन्स कि ट्रिब्यूनल उस लॉ के बाहर नहीं जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर कोई GST के 80 के अंदर GST में कोई हार्श प्रोविजन भी है, तो क्या ट्रिब्यूनल उसको बाईपास करके ये कह सकता है कि ये जो प्रोविजन है वो गलत है? आंसर इज नो.
क्योंकि जीएसटी 80 को एक स्टैचू के अंडर में काम करना पड़ेगा, वो उससे बाहर जाकर अपनी कोई भी जजमेंट नहीं दे सकते। हाँ, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट कुछ आपके फेवर में है तो उसका बेनिफिट वो आपको दे सकते हैं, बट वो खुद कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं दे सकते, कोई भी ट्रिब्यूनल, जिसमें आप लॉ के बाहर जाकर कुछ भी कर पाए। तो पावर हमारी लिमिटेड है, जो कि विद इन द जीएसटी एक्ट है। ट्रिब्यूनल जीएसटी एक्ट के बाहर नहीं जा सकता। टाइम टू फाइल अपील, देखिए हमारी टाइम लिमिट क्या है अपील फाइल करने की ट्रिब्यूनल में। इट इज 3+3। दैट मीन्स जो नॉर्मल टाइम लिमिट है वो 3 महीने है। जिस दिन आपको ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ उससे विद इन 3 मंथ आपको अपील फाइल करनी है। और अगर आप 3 मंथ के बियॉन्ड अपील फाइल करते हैं तो आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, और आपको उसका रीजन जो है डिले का वो जस्टिफाई करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट, सर क्या डिपार्टमेंट अपील फाइल कर सकता है? यस, डिपार्टमेंट ऑल्सो कैन फाइल द अपील, बट इस टाइम लिमिट इज 6 मंथ, 6+3। यानी कि डिपार्टमेंट के पास टोटल 6 महीने हैं और एसएससी के पास 3 महीने नॉर्मल। और अगर कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन करना है डिपार्टमेंट ने या अपीलेंट ने तो उसके पास 45 डेज होंगे, और उसके बाद आप रीजॉइंडर कर सकते हैं। तो दिस इज अ नॉर्मल लिमिट, बट एक स्पेशल प्रोविजन में टोकन बेस गवर्नमेंट प्रोविजन लेकर आई थी 31 जुलाई तक। अगर देखिए जो ओरिजिनल प्रोविजन थे वो क्या थे कि अगर आपका ऑर्डर ऑन और बिफोर 1 मई 2026 पास ऑन हुआ है, कम्युनिकेट हुआ है आपको, तो आपकी जो अपील फाइल करने की लास्ट डेट थी वो 31 जुलाई 2026 थी। यानी जितने भी आपके पुराने ऑर्डर थे उसमें आप अपील कब तक फाइल कर सकते थे? 31 जुलाई 2026। बट आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? 31 जुलाई 2026 तो जा चुका। सर देखिए, गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया था कि 31 जुलाई से पहले पहले अगर आपको अपील फाइल करने में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डाल दीजिए और एक टोकन जनरेट कर लीजिए। और अगर आप कोई टोकन जनरेट करते हैं, अगर आप कोई टोकन जनरेट करते हैं तो जिस दिन आपने टोकन जनरेट किया उसके विद इन 60 डेज आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा, जो 60 डेज का टाइम है वो टोकन जनरेशन की डेट से है, ना कि 31 जुलाई से। मान लीजिए आपने टोकन जनरेट किया 25 जुलाई को, तो विद इन 60 डेज हुआ आपका 23 सितंबर। यानी कि आपकी अपील जो है वो 23 सितंबर तक फाइल हो जानी चाहिए along with all the documents. Now I'm coming to pre-deposit. Section 112 pre-deposit. आपका प्री डिपॉजिट कितना होगा सर? अगर आपको कोई अपील फाइल करनी है तो आपका प्री डिपॉजिट कितना होगा? देखिए अगर आपने कोई अमाउंट एडमिट कर लिया है तो आपको उसका 100% डिपॉजिट करना होगा। यानी आप कहते हैं कि ठीक है भाई ये टैक्स मैं पे करने को तैयार हूं, तो उसका 100% आपको अपील करने से पहले पहले जमा करना होगा।
और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका आपको 10% डिपॉजिट करना होगा बिफोर अपील। और ये मैक्सिमम होगा 20 करोड़। ये जो लिमिट थी पहले 1 अक्टूबर 2025 से 25 करोड़ थी, 25 + 25 यानी कि 50 करोड़। और बट आफ्टर 1 अक्टूबर 25 इट इज 40 करोड़। यानी कि सपोज कीजिए आपका जो मैटर है वो 300 करोड़ रुपए का है टोटल, 150 करोड़ सीजीएसटी, 150 करोड़ एसजीएसटी, देन यू हैव टू डिपॉजिट 15 करोड़ सीजीएसटी, 15 करोड़ एसजीएसटी। बट मैक्सिमम कितनी लिमिट है? 20 + 20। 1 अक्टूबर 2025 से पहले के जो केसेस थे उनमें पेनल्टी के ऊपर आपका कुछ भी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं थी। डेट आप याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 2025 से पहले आपका जो लॉ था वो क्या था कि अगर ऑर्डर में सिर्फ पेनल्टी अमाउंट इंक्लूड है, यानी आपका एक ऑर्डर इन ओरिजिनल है उसमें सिर्फ पेनल्टी है, कोई टैक्स नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पेनल्टी ऑर्डर है। एलिगेशन क्या है आपके ऊपर कि आपने फेक बिल इशू किए, तो आपके ऊपर पेनल्टी जो इम्पोज की गई, देन उस ऑर्डर के अगेंस्ट 1 अक्टूबर 2025 से पहले आपको कोई भी प्री डिपॉजिट की जरूरत नहीं थी। बट आफ्टर 1 अक्टूबर 2025 लॉ अमेंड हुआ और आपको सेक्शन 112 में, 1128 में पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट भी प्री डिपॉजिट 10% करना अब मैंडेटरी है। यानी अब जितने भी फ्यूचर में आपके ऑर्डर आएंगे उसमें 10% आपको प्री डिपॉजिट करना होगा। बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहां पर कि मान लीजिए आपका शोकोज नोटिस आया 1 अक्टूबर 2025 से पहले। केस समझिएगा, आपका जो शोकोज नोटिस है वो इशू हुआ 1 अक्टूबर 25 से पहले। बट आपकी जो हेयरिंग हुई वो 1 अक्टूबर 2025 के बाद हुई। आपकी हेयरिंग हुई 1 अक्टूबर 25 के बाद, आपका ऑर्डर इशू हुआ 1 अक्टूबर 25 के बाद, और आपके ऊपर पेनल्टी ऑर्डर इंपोज किया गया। देन क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या इस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको प्री डिपॉजिट करना होगा, क्योंकि लॉ 1 अक्टूबर 2025 को अमेंड हो चुका है और आपको अब पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करने के लिए भी आपको 10% डिपॉजिट करना है 1 अक्टूबर 25 के बाद। बट प्रॉब्लम क्या है कि एससीएन पहले इशू हुआ 1 अक्टूबर 25 से पहले, और जो ऑर्डर है वो 1 अक्टूबर 25 के बाद आया। तो एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है ऑनेबल दिल्ली हाई कोर्ट का इन द केस ऑफ गौरव जैन, जहां पर ये कहा गया कि अगर आपका एससीएन 1 अक्टूबर 2025 से पहले आ गया है और ऑर्डर बेशक 1 अक्टूबर 25 के बाद आया, बट आपका जो डिस्प्यूट है वो ऑलरेडी बिगिन हो चुका है, वो शुरू हो चुका है, तो आपके ऊपर जो अमेंडेड प्री डिपॉजिट का रूल है 1 अक्टूबर 2025 से वो एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि आपको कोई भी प्री डिपॉजिट की जरूरत नहीं है। यानी कि 1 अक्टूबर 2025 से पहले के सभी एससीएन और ऑर्डर के केस में आगे अपील करने के लिए आपको प्री डिपॉजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन आप फर्स्ट अपीलर अथॉरिटी में अपील के लिए जा रहे हैं
चाहे आप ट्रिब्यूनल में अपील के लिए जा रहे हैं। और सेम जजमेंट रेडी वीराना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड केस में जीएसटी हैदराबाद बेंच का भी आया है कि आपको प्री डिपॉजिट की जरूरत इन केसेस में नहीं है। इंपॉर्टेंट जजमेंट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रेज हुआ सर प्री डिपॉजिट के बारे में। मान लीजिए आपका ऑर्डर जो था वो 1 करोड़ रुपए का था, जो टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व था आपके ऑर्डर में वो 1 करोड़ रुपए था। आपने 10 लाख रुपीस प्री डिपॉजिट किया और आपने अपील फाइल की फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को, यानी आप गए कहां, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास। अब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने क्या किया, उसमें से 70 लाख की आपको रिलीफ दे दी। यानी आपका जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसमें अमाउंट इन्वॉल्व था 1 CR। आपने 10 लाख रुपीस प्री डिपॉजिट किया और फर्स्ट अपील अथॉरिटी में अपील फाइल की। इसके बाद आपका जो OIA पास हुआ, ऑर्डर इन अपील, उसमें 70% की आपको रिलीफ मिल गई और 30 लाख का ऑर्डर पास हुआ। अब इस केस में 30 लाख का जो 10% है, आगे आप अपील करना चाहते हैं ट्रिब्यूनल में, तो क्या आपको 3 लाख रुपीस और डिपॉजिट करने होंगे, या क्योंकि आप ऑलरेडी 10 लाख डिपॉजिट कर चुके हैं, जो कि आपका जो ट्रिब्यूनल में प्री डिपॉजिट जाना है वो भी उसको अमाउंट कवर कर चुका है, तो इस केस में मनोरंजन दास के केस में आपका GST 80 का जजमेंट है कि आपको इस केस में प्री डिपॉजिट और करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जब आप आगे अप्रोच करेंगे GST 80 को, क्योंकि आपका अमाउंट रिड्यूस हो चुका है और जो अमाउंट रिड्यूस हुआ है आपका, उसने उससे ज्यादा आप ऑलरेडी प्री डिपॉजिट जमा करवा चुके हैं, तो आपको आगे प्री डिपॉजिट और डिपॉजिट करने की जरूरत उस केस में नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट जजमेंट है सर दोनों, जहां पर बहुत बड़ा अमाउंट है प्री डिपॉजिट का। एक बड़ा कॉमन सिनेरियो हमने देखा है कि जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है हमारी, उन्होंने अपील को रिजेक्ट कर दिया आपकी। किस ग्राउंड पर, लिमिटेशंस के ग्राउंड पर। क्योंकि फर्स्ट अपील अथॉरिटी में जो सेक्शन 107 है, उसमें आपका जो लिमिट है अपील फाइल करने की, वो है 3+1, यानी 3 मंथ नॉर्मल और 1 मंथ का डिले कंडोन किया जा सकता है अगर आपके पास जस्टिफाइड रीजन है तो बहुत सारे केसेस में हम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को ऑन टाइम 3 मंथ में अपील फाइल हम लोग नहीं कर पाए। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था सर, बड़ा कॉमन रीजन था कि जीएसटी की जो हमारा पोर्टल है, जीएसटी पोर्टल, उसमें आपका SCN अपलोड हुआ, ऑर्डर अपलोड हुआ, और हमें उसकी नॉलेज ही नहीं है। वो अपलोड तो हो गया पोर्टल पर, बट हमें सर्व नहीं हुआ, एक्चुअली हमारी नॉलेज में नहीं आया वो। और इस रीजन से हम टाइम पर अपील फाइल नहीं कर पाए। तो इस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है लक्ष्मी ट्रेडर, जिसको फ्रॉम ऑनेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जिसे रिकन्फर्म किया गया द अमरकूप LC लिमिटेड में, अगेन पंजाब एंड हरियाणा की कोर्ट में इसको रिकन्फर्म किया गया। देखिए इस केस में हुआ क्या, लक्ष्मी ट्रेडर केस में। लक्ष्मी ट्रेडर केस में मेनली दो क्वेश्चन रेज हुए। नंबर 1, क्या एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर जो टैब है हमारी, अगर हम उसमें कोई ऑर्डर या SCN अपलोड कर देते हैं तो क्या वो वैलिड होगा? अगर एक्स पार्टी हमारा ऑर्डर पास हुआ है तो।
यानी आपका ऑर्डर एक्स पार्टी का मतलब है कि आपके पास एससीएन आया, क्योंकि एससीएन आपकी नॉलेज में नहीं था तो आपने उसका रिप्लाई फाइल नहीं किया, रिप्लाई फाइल नहीं किया तो एक्स पार्टी ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास ऑन हो गया। अब इस केस में जहां पर एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ है, यानी ये क्लियर है कि जो एससीएन अपलोड किया गया था या ऑर्डर अपलोड किया गया था वो आपको एक्चुअली सर्व नहीं हुआ। तो लक्ष्मी ट्रेडर के केस में कहा गया कि जितने भी एक्स पार्टी केसेस हैं जहां पर असेसी ने एससीएन का कोई रिप्लाई ही नहीं फाइल किया, तो ये सारे मैटर रिमांड बैक किए जाएंगे एससीएन की स्टेज पर। और अगर आपने एससीएन का ऑर्डर, एससीएन का जो रिप्लाई है वो फाइल कर दिया, आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो गया, जब ऑर्डर पास हुआ तो वो आपकी नॉलेज में नहीं था कि ऑर्डर कब पास हुआ, वो सिर्फ पोर्टल पर अपलोड हो गया। तो उस केस में ये केसेस आपके रिमांड बैक हो जाएंगे ऑर्डर की स्टेज पर, यानी कि अब आप अपील फाइल कर सकते हैं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लक्ष्मी ट्रेडर में आया वो ये आया कि क्या एससीएन और ऑर्डर को पोर्टल पर अपलोड करना क्या वैलिड कम्युनिकेशन है, क्या उसे लीगल कम्युनिकेशन माना जाए अंडर सेक्शन 169। देखिए 169 में बहुत सारे मोड प्रिस्क्राइब्ड हैं, जिसमें से एक मोड ये भी है कि आप उसे पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए। बट इंटरेस्टिंगली लक्ष्मी ट्रेडर के केस में क्या हुआ, अब जो पोर्टल है हमारा वो डिफाइन है अंडर सेक्शन 146 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, और वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से एक पोर्टल बनाएगी, उसके पर्पस लिखे हुए हैं कि वो उस पोर्टल का पर्पस क्या है हमारा। वहां क्या लिखा हुआ है सर, वहां लिखा हुआ है जो हमारा पोर्टल का पर्पस है वो है रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न फाइलिंग और एनी अदर पर्पस विच इज प्रिस्क्राइब्ड, यानी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। और गवर्नमेंट ने ई वे बिल को प्रिस्क्राइब किया है, और ऐसी कई चीजें प्रिस्क्राइब्ड हैं। बट वहां पर यह प्रिस्क्राइब नहीं है, वहां पर यह मेंशन नहीं है कि आपको नोटिस या ऑर्डर को भी पोर्टल पर अपलोड करना है, यानी पोर्टल नोटिस और ऑर्डर के लिए नहीं बना। आज तक जो जजमेंट आई थी हमारी इससे पहले की ऑनेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसमें जो मैटर डिस्कस किया गया था वो सिर्फ ये था कि क्या एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर टैब में ऑर्डर अपलोड करना क्या वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस है। बट यहां पर दूसरा क्वेश्चन भी रेज हुआ, क्या पोर्टल पर अपलोड करना वैलिड है अगर सामने वाले की नॉलेज में नहीं आया। तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है आपकी, जिसे आप कोर्ट कर सकते हैं अपना कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए। फीस, अगर आपको जीएसटी 80 में अपील फाइल करनी है तो प्री डिपॉजिट के साथ साथ आपको कुछ फीस भी जमा करवानी पड़ेगी सर। और फीस कितनी होगी, फॉर एवरी 1 लाख ऑफ डिस्प्यूट
इट इज 1000 रुपीज, यानी कि 1000 रुपए हर 1 लाख पर, बट मिनिमम फीस 5000 है। आपकी जो मिनिमम फीस है दैट इज 5000। तो जीएसटी 80 आप कहें कि सस्ता है, ऐसा नहीं है। जीएसटी 80 में जाने के लिए आपको एक ठीक ठाक कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, और मैक्सिमम जो कैप लगा रखी है फीस की दैट इज 25,000। यानी अगर आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट 30 लाख रुपीज है, तो 1000 पर लाख के हिसाब से आपका 30,000 हुआ, बट मैक्सिमम कैप है 25,000। और जहां पर नॉन डिमांड मैटर है, नॉन डिमांड मैटर का मतलब क्या हुआ, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, आपके रिफंड के मैटर हैं, इन सारे मैटर में जो फीस का अमाउंट होगा वो 5000 फिक्स होगा। अगर आप कोई भी इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन लगाते हैं, स्टे, रेक्टिफिकेशन, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, और ऐसी कोई भी एप्लीकेशन लगाते हैं, तो आपकी जो फीस है वो 5000 रुपये होगी। इसके अलावा जो आपका रिफंड अमाउंट है, देखिए रिफंड के मैटर में क्या होता है जनरली, आपकी कोई डिमांड नहीं है टैक्स की, वहां पर आपका रिफंड रिजेक्ट हुआ है, तो उस केस में भी जो फीस का अमाउंट है वो 5000 है। लेकिन हाँ, अगर आपकी मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा अभी एक स्लाइड में, जहां पर कितने जो नॉर्मली जो हमारे रिफंड के मैटर होते हैं, वो कई बार जो अपीलेट अथॉरिटी है वो 7-8 मैटर को एक साथ टेकअप कर लेती है। तो उस केस में कितनी फीस होगी मैं आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करूंगा। हाउ मैनी अपील्स, देखिए आपकी जो अपील है वो कितनी फाइल होंगी। मान लीजिए एक असेसी को 4 से 5 एससीएन इशू हुए, जिसके अगेंस्ट एक ऑर्डर पास हुआ, यानी जो एससीएन थे वो 4 थे। क्या ये पॉसिबल है? यस, क्योंकि इसके प्रोविजन सेक्शन 73 और 74 में गिवन है। तो आपके जो एससीएन थे वो मल्टीपल थे, बट ऑर्डर एक पास हुआ, ऑर्डर इन ओरिजिनल, और उसके अगेंस्ट आपने ऑर्डर इन अपील फाइल किया। अब क्वेश्चन आया, यानी कि एक ऑर्डर इन ओरिजिनल है और एक ऑर्डर इन अपील है उसके अगेंस्ट। अब अपीलेट अथॉरिटी के आगे जो हमें जीएसटी 80 में अपील करनी है, उसमें कितनी नंबर ऑफ अपील फाइल होंगी? एससीएन क्योंकि आपके 4 है, ऑर्डर आपका एक ही है, ऑर्डर इन ओरिजिनल एक ही है, तो इस केस में आपकी जीएसटी 80 में एक ही अपील फाइल होगी सर। जितने आपके ऑर्डर इन ओरिजिनल होंगे उतनी अपील फाइल होंगी, सिंपल सा रूल है। इसी तरीके से मान लीजिए आपके मल्टीपल ऑर्डर इन ओरिजिनल है। मैं रिफंड केस का यहां पर एग्जांपल दूंगा आपको। मान लीजिए आपने जनवरी का रिफंड अप्लाई किया, आपका उसमें से कुछ रिफंड रिजेक्ट हो गया। इसी तरीके से फेब का, इसी तरीके से मार्च, अप्रैल, तो आपने 4-5 रिफंड फाइल किए क्योंकि आपके एक कॉमन इशू था, तो आपके रिफंड रिजेक्ट होते चले गए। अब आपने उस रिजेक्शन के अगेंस्ट अपील फाइल की, तो सर जब आपने रिजेक्शन के अगेंस्ट अपील फाइल की, तो अपीलेट अथॉरिटी ने चारों पांचों केसेस को, जितने भी मल्टीपल ऑर्डर इन ओरिजिनल थे, उसको एक साथ टेकअप कर लिया और एक अपीलेट ऑर्डर पास कर दिया। यानी अब आपके ओ आई ओ है 5 और ऑर्डर इन अपील है 1। तो उस केस में कितनी अपील फाइल होंगी सर? उस केस में टोटल आपकी 5 अपील फाइल होंगी। आपकी टोटल 5 अपील फाइल होंगी।
Any question on this issue? Okay. और मान लीजिए आपके अगेंस्ट एक ऑर्डर पास हुआ जिसमें बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व हैं, कंपनी भी, डायरेक्टर्स भी। तो कितनी अपील फाइल होंगी आपकी यहाँ पर? आपकी सेपरेट अलग अलग अपील फाइल होंगी इस केस में। यानी डायरेक्टर की अपील अलग जाएगी, कंपनी की अपील अलग फाइल होगी। राइट। अब बात आती है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया रिफंड का, जहां पर 5 रिफंड ओआईओ थे और जिसके अगेंस्ट एक ओआईए था। उन केसेस में आपकी कितनी अपील फाइल हुई थी? 5। अब क्वेश्चन ये है कि आपकी फीस कितनी लगेगी इस केस में? सर फीस आपकी लगेगी 5,000 रुपए पर अपील। यानी 25,000 तो आपके फीस फीस के हो गए। यानी जितनी नंबर ऑफ अपील फाइल होंगी उतने आपके उतनी फीस चार्ज की जाएगी। देखिए एक सर्कुलर आया है रिसेंट 256। इशू क्या था गवर्नमेंट के आगे? आपने देखा होगा कि नॉर्मली डीजीजीआई के केसेस में डीजीजीआई की जो जुरिडिक्शन है वो ऑल ओवर इंडिया है, सेंट्रल डीजीजीआई। तो इन केसेस में जहां आपके डीजीजीआई के ऑर्डर पास हुए, तो वहां पर क्या होता है सर, आपने आपको अगर प्रैक्टिकल इसका आइडिया है, तो उन केसेस में डीजीजीआई में एक सेंटर कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं, जिसे कहते हैं जुरिडिक्शनल कमिश्नर। तो उन केसेस में मान लीजिए आपकी डीजीजीआई की रेड पड़ी एक साथ 4 स्टेट में, फॉर एग्जांपल हरियाणा, दिल्ली, यूपी और पंजाब। एक साथ चारों में रेड पड़ी, सर्च हुई, और उसके बाद एक जहां पर हाईएस्ट टैक्स आपका डिमांड है, वहां पर एक जुरिडिक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया गया। राइट। उन्होंने ऑर्डर इन ओरिजिनल पास किया। उसके बाद आप ऑर्डर इन अपील में गए। जब आप फर्स्ट अपील अथॉरिटी में गए, वहां पर एक ऑर्डर इन अपील पास हुआ। अब इशू आया कि क्या जो डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा यहां पर, वो अलग अलग 4 अपील फाइल करेगा या एक अपील फाइल करेगा जीएसटी 80 में? देखिए इस केस में सबसे पहले जो आपका जुडिशियल कमिश्नर होगा, जो कॉमन एडजुडिकेटिंग कमिश्नर होगा, वो अलग अलग जुडिशियल कमिश्नर को केस को कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद जो कमिश्नर है, जुडिशियल कमिश्नर, यानी नोएडा, पंजाब और आपका जो यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये डिसीजन लेंगे कि इन्हें अपील फाइल करनी है या नहीं। तो आपको अलग अलग जो अपील फाइल करनी पड़ेगी चारों कमिश्नर को। एक कॉमन अपील फाइल यहां पर नहीं होगी। एडजॉर्नमेंट। देखिए यहां पर एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इशू है जीएसटी 80 में। जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो हमारा जीएसटी 80 है वो एक एक्ट के अंडर में काम करता है, वो एक्ट से बाहर नहीं जा सकता। कोई भी मेंबर, जो जजेस हैं, वो एक्ट से बाहर नहीं जा सकते। तो जो एक्ट में प्रोविजन है सेक्शन 113 में सीजीएसटी एक्ट के, उसमें ये प्रोविजन है कि जो मैक्सिमम एडजॉर्नमेंट होंगी,
जो एक पार्टी ले सकती है वो मैक्सिमम एडजॉर्नमेंट है 3। अब यहां पर मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इश्यू आगे जाके आने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो सर्विस टैक्स रिजीम था हमारा, वहां पर ऐसी कोई लिमिट नहीं थी। वहां पे कई बार 10-10 एडजॉर्नमेंट भी हो जाती थी, 15-15 एडजॉर्नमेंट भी हो जाती थी किसी किसी केसेस में। बट यहां पर आपका 3 एडजॉर्नमेंट से ज्यादा आपको अलाउड ही नहीं है। यानी अगर मेंबर चाहे आपको एडजॉर्नमेंट देना तो भी वो नहीं दे सकते। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर जो हमारा जो भी अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट, अगर वो कहीं और कमिटेड है या कोई ड्यू टू सम मेडिकल रीजन और अदर रीजन अगर और एडजमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उन केसेस में क्या होगा, ये मुझे लगता है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होगी। और शायद मे बी इसको अमेंड करके थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि 3 एडजमेंट की कैप लगाना प्रैक्टिकल जो है आगे डिफिकल्टी आने वाली है इस केस में। ड्राफ्टिंग ऑफ अपील। सर, जो आप जीएसटी 80 में अपील फाइल करेंगे, उसको ड्राफ्ट किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, ड्राफ्टिंग बेसिकली क्या है। सबसे पहले जो प्राइमा फेसाई हम ड्राफ्टिंग को डिवाइड करते हैं, वो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, यानी आपके केस में जो फैक्ट हैं वो क्या है। जब आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट लिखते हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वहां लीगल आर्गुमेंट नहीं करना। आपको सिर्फ अपने केस के फैक्ट लिखने हैं कि क्या हुआ, और सिर्फ वही फैक्ट लिखने हैं जो आपको डिस्कस करने हैं अपने केस में। यानी अगर आप किसी चीज को चैलेंज नहीं कर रहे, तो उससे रिलेटेड फैक्ट अगर आप नहीं भी लिखते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप किसी चीज को चैलेंज कर रहे हैं, तो उससे उससे रिलेटेड फैक्ट को आपको सारे मेंशन करने पड़ेंगे, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में कभी भी लीगल आर्गुमेंट नहीं करना आपको। उसमें सिर्फ जो पास्ट में हुआ है विद डॉक्यूमेंट्स, वो आपको डिफाइन करना है। सर्च हुई, आपको सम्मन इशू हुआ, या कोई आपको सर्कुलर इशू हुआ, डिपार्टमेंट के पीछे से कोई सर्कुलर आया, या कुछ पीछे से इंफॉर्मेशन आई, वो आपको शेयर की गई। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ग्राउंड ऑफ अपील, जो कि मेन पॉइंट है एक अपील का, मेन मेन जो ड्राफ्टिंग का आर्ट है। मैं इसको डिवाइड करूंगा आगे ग्राउंड ऑफ अपील को, टेक्निकल ग्राउंड और ग्राउंड ऑन मेरिट। देखिए, टेक्निकल ग्राउंड में क्या क्या आ सकता है। टेक्निकल ग्राउंड में आप एक ऑफिसर की जुरिडिक्शन को चैलेंज करते हैं, जुरिडिक्शन को आप चैलेंज कर सकते हैं। आप किसी नोटिफिकेशन को चैलेंज कर सकते हैं। जुरिडिक्शन में किस तरीके से चैलेंज करते हैं, जुरिडिक्शन बहुत कॉमन ग्राउंड है आपका टेक्निकल। इसमें आप ऑफिसर की जो लिमिटेशन है उसको चैलेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे प्रॉपर ऑफिसर है, उनकी एक मॉनिटरी लिमिट सेट कर रखी है गवर्नमेंट ने। फॉर एग्जाम्पल, सुपरिटेंडेंट मैक्सिमम 20 लाख रुपीज तक के ऑर्डर पास कर सकता है, उनकी रैंक के हिसाब से। इसी तरीके से जो एसी और डीसी है, वो मैक्सिमम 50 लाख तक के ऑर्डर, 1 CR तक के, सॉरी 2 CR तक के ऑर्डर पास कर, 1+1, दैट इज CGST 1 करोड़ और SGST 1 करोड़।
और उसके बाद जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर की पावर अनलिमिटेड है यहां पर, 2 करोड़ एंड अबव। यानी सुपरिटेंडेंट मैक्सिमम 20 लाख, 20 लाख टू 2 करोड़ एसीडीसी, और जॉइंट कमिश्नर अबव 2 करोड़। अगर कोई किसी ऑफिसर ने अपनी जुरिडिक्शन का गलत इस्तेमाल किया, यानी सुपरिटेंडेंट ने मान लीजिए आपके अगेंस्ट 50 लाख का ऑर्डर पास हुआ, 50 लाख टैक्स का ऑर्डर, और आपके जो साइन है उसके ऊपर वो सुपरिटेंडेंट के हैं, तो उस केस में वो सुपरिटेंडेंट का जुरिडिक्शन नहीं है, वो आउट ऑफ जुरिडिक्शन है, तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। आप किसी नोटिफिकेशन को चैलेंज कर सकते हैं, आप किसी सर्कुलर को चैलेंज कर सकते हैं। तो ग्राउंड ऑफ अपील में जो टेक्निकल ग्राउंड है, एक तो आप उसको लेकर चलेंगे, और एक लेके चलेंगे आप ग्राउंड ऑन मेरिट। ग्राउंड ऑन मेरिट में क्या क्या होगा आपका? मान लीजिए आपके 2A और 3B में डिफरेंस है, तो आप 2A और 3B का रिकंसिलेशन बनाइए, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसको सर्टिफाइड करवाइए। क्योंकि देखिए जो CA सर्टिफिकेट है यहाँ पर, वो एक वैलिड माना गया है एज पर माय एक्सपीरियंस। GST 80 में उसकी वैलिडिटी है। इसी तरीके से 1 3B में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, इसी तरीके से आपका कोई डिस्प्यूट है टाइम ऑफ सप्लाई को लेकर या अदर मैटर में, जहां पर आप जहां पर आपके मेरिट्स हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए मेरिट के साथ क्या है, आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं अपने। तो ग्राउंड ऑफ अपील में जिन जिन ग्राउंड पर आप बात कर रहे हैं, उन सारे ग्राउंड्स पर आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अब मेरे पास जो मैं जनरली सेमिनार लेता हूं, तो उसमें ग्राउंड ऑफ अपील में बहुत सारे पर्सन ये क्वेश्चन आते हैं कि सर हम ये डॉक्यूमेंट जमा करें या ना करें। देखिए जो आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, अगर आपको केस में उसे डिस्कशन करना है, तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको 9 9C सबमिट करना है या नहीं, अगर आपके केस में 9 9C की जरूरत है, आप उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, अदरवाइज नहीं करने। यानी जितने भी आपके रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट है, जिन पे आप रिलाई कर रहे हैं, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट अपील के साथ सबमिट करने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो ऑलरेडी पोर्टल पर अपलोडेड है, तो जो GST 80 जो 80 की जो मेंबर्स हैं, वो उसे वहां से देख सकते हैं। तो सर वहां उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करें। हाँ ऑफ कोर्स, कि जो आपकी अपील है वो सारी की सारी 100% ऑनलाइन है। आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना, आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट वहां पर जमा नहीं करना। बट आपको जो सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं आपकी अपील से रिलेटेड, वो सारे ऑनलाइन सबमिट करने हैं। आपकी जो अपील की हेयरिंग होगी वो हाइब्रिड मोड पर होगी, वो ऑनलाइन भी हो सकती है और फेस टू फेस यानी कि ऑफलाइन भी हो सकती है। प्रेयर, देखिए प्रेयर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर अपील। प्रेयर में आपको ये देखना है कि जो आप रिलीफ चाहते हैं GST 80 से या फर्स्ट अपील अथॉरिटी से, आपको प्रेयर में सब कुछ लेकर चलना है। अब मान लीजिए आपका जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो है 1 CR का, आपने 10 लाख रुपीज प्री डिपॉजिट कर दिया, केस आपके फेवर में आया, तो क्या आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा?
केस आपके फेवर में आया, आपने 10 लाख रुपीज प्री डिपॉजिट जमा करवाया, ऑफ कोर्स वो वापस आपको रिफंड मिलेगा प्री डिपॉजिट का अमाउंट, तो क्या आपको कोई इंटरेस्ट भी मिलेगा प्री डिपॉजिट के साथ साथ? जी, सेक्शन 115 में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो आप प्रेयर में इंटरेस्ट की डिमांड भी कर सकते हैं कि मुझे इंटरेस्ट भी दिया जाए इसके ऊपर। ऑल्दो 115 में इसके प्रोविजन ऑलरेडी गिवन है। आइए जब अब जरा समझते हैं कि जीएसटी 80 में हमारी कितनी बेंचेस होंगी और उसमें कितने कितने मेंबर होंगे। आपके देखिए दो बेंचेस हैं टोटल, वन इज प्रिंसिपल बेंच एंड वन इज स्टेट बेंच। पूरे इंडिया में 31 स्टेट बेंचेस हैं हमारी, और जो प्रिंसिपल बेंच है वो सिर्फ एक है, जो कि दिल्ली में ऑपरेट करेगी। फिलहाल उसका जो ऑफिस है वो कनॉट प्लेस में है, सीपी में। और बट वो जल्दी शिफ्ट हो जाएगा अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। तो प्रिंसिपल जो बेंच है वो किन किन मैटर को देखेगी और स्टेट बेंच किन किन मैटर को देखेगी। देखिए, जितने भी आपके प्लेस ऑफ सप्लाई के डिस्प्यूट्स हैं वो सारे मैटर प्रिंसिपल बेंच में जाएंगे। यानी कि अगर आपके ऑर्डर इन अपील में टोटल 5 मैटर हैं, जिसमें से एक मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई भी है, तो आप स्टेट बेंच के पास नहीं जा सकते, आपको प्रिंसिपल बेंच के पास जाना पड़ेगा। रीजन क्या है सर? रीजन ये है इसका, क्योंकि मैटर देखिए रिलेटेड है प्लेस ऑफ सप्लाई से, और प्लेस ऑफ सप्लाई का जो मैटर है वो डिसाइड करेगा कि जो टैक्स है वो स्टेट ए को जाएगा या स्टेट बी को जाएगा। तो अगर ये मैटर ट्रिब्यूनल में जाएगा तो किस ट्रिब्यूनल में जाएगा, स्टेट ए या स्टेट बी? तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई के जितने भी मैटर थे वो सारे के सारे प्रिंसिपल बेंच में हेयरिंग के लिए जाएंगे। अब जो प्रिंसिपल बेंच का ऑर्डर होगा, क्या उसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं जो हाई कोर्ट है वो स्टेट वाइज है, हर स्टेट की अपनी एक हाई कोर्ट है। तो क्योंकि ये मैटर दो दो अलग अलग स्टेट से रिलेटेड है, तो जितने भी जो प्रिंसिपल बेंच के जजमेंट होंगे जीएसटी 80 प्रिंसिपल बेंच के, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो हाई कोर्ट नहीं जा सकते। इसी तरीके से जो एंटी प्रॉफिटरिंग के मैटर हैं वो सारे के सारे जीएसटी 80 में जाएंगे। जीएसटी 80 इसकी ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी। यानी जितने भी एंटी प्रॉफिटरिंग के मैटर हैं वो डायरेक्टली प्रिंसिपल बेंच को जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है सेक्शन 107 में, आपके जितने भी मल्टी बेंच पेंडिंग केसेस हैं आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड, यानी जो आपके क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो कॉमन है बट वो अलग अलग बेंचेस में चल रहा है, तो ऐसे मैटर्स को प्रिंसिपल बेंच टेकअप करेगी। आपके जितने भी OIDAR के मैटर हैं, ऑनलाइन जो डेटाबेस रिट्रीवल सर्विस है, उससे रिलेटेड सारे जो मैटर हैं वो प्रिंसिपल बेंच में फॉलो करेंगे। इसी तरीके से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के जो मैटर हैं वो सारे के सारे आपके प्रिंसिपल बेंच में जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इनमें से कोई भी एक मैटर
इनसे रिलेटेड है आपके ऑर्डर में, तो आपका ऑर्डर स्टेट बेंच में, मतलब आपको जो अपील करनी है वो डायरेक्टली प्रिंसिपल बेंच में करनी है, आप स्टेट बेंच में अपील नहीं कर सकते। अब जो प्रिंसिपल बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से है, देखिए प्रिंसिपल बेंच में जो मेंबर्स हैं वो है प्रेसिडेंट, वन इज द प्रेसिडेंट, वन इज द जुडिशियल मेंबर, एंड दो टेक्निकल मेंबर हैं, वन फ्रॉम द स्टेट एंड वन फ्रॉम द सेंटर। और जितनी भी स्टेट बेंचेस हैं, हर बेंच में आपके दो जुडिशियल मेंबर होंगे और दो टेक्निकल मेंबर, एक टेक्निकल मेंबर स्टेट से होंगे और एक सेंटर से। आपकी जो डिवीजन बेंच है उसमें एक जुडिशियल मेंबर होंगे और एक टेक्निकल मेंबर होंगे, डिवीजन बेंच जिसे हम कहते हैं। और एक बनेगी आपकी सिंगल मेंबर बेंच। 50 लाख तक के जो केसेस हैं वो सिंगल मेंबर बेंच में जाएंगे, और उससे ऊपर के जो केसेस हैं वो आपके डिवीजन बेंच में फॉल करेंगे। एक इंपॉर्टेंट इशू यहां पर हमारे सामने आया कि जो रेक्टिफिकेशन में लगने वाला टाइम है हमारा, अंडर सेक्शन 161, देखिए जैसा कि आप जानते हैं, मान लीजिए एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर इन ओरिजिनल पास इशू किया। जब ऑर्डर इन ओरिजिनल इशू किया तो प्राइमा फेसाई उसमें कुछ मिस्टेक थी, तो आपने अंडर सेक्शन 161 रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन लगाई। अंडर सेक्शन 161, देखिए 161 की जो एप्लीकेशन है आप किन केसेस में लगा सकते हैं, जहां पर आपको प्राइमा फेसाई लग रहा है कि यहां पर ऑर्डर में कोई मिस्टेक है। ठीक है सर। अब आपने क्या किया, रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन लगाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रेक्टिफिकेशन करने में 2 महीने का टाइम लगा दिया। और इतने में आपका फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की जो टाइम लिमिट है 3+1 की, अंडर सेक्शन 107, वो क्रॉस कर गई। 4 महीने आपके निकल गए और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने आपकी अपील को रिजेक्ट कर दिया। तो ऑनेबल हाई कोर्ट के आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या रेक्टिफिकेशन में लगने वाले टाइम को 3+1 की लिमिट से बाहर रखा जाएगा। मान लीजिए रेक्टिफिकेशन में अगर 3 महीने लग गए तो क्या उसको, आपका जो टाइम लिमिट है अपील करने का उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, इसके ऊपर 3 जजमेंट है। देव बराता भौमिक केस, ऑनेबल हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी, प्रकाश मेडिकल स्टोर इलाहाबाद हाई कोर्ट, अरविंद फैशन लिमिटेड, ऑनेबल हरियाणा हाई कोर्ट। इन तीनों जजमेंट में एक कॉमन बात क्या है कि इन्होंने क्या, इसमें जो जजमेंट आया कि जो भी आपका टाइम स्पेंड हुआ है रेक्टिफिकेशन में, चाहे रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर आपके फेवर में हो चाहे अगेंस्ट हो, यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि ये रेक्टिफिकेशन नहीं है, ये बनता नहीं है रेक्टिफिकेशन, और इवन उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया, दोनों ही केसेस में आपका जो रेक्टिफिकेशन में लगने वाला टाइम है
वो 3+1 की लिमिट से बाहर रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट जजमेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है सर, भंडारी स्टील का। वेरी डिसअपॉइंटिंग जजमेंट फ्रॉम ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट। एक बहुत ही हमारा कॉमन इशू है जहां पर सप्लायर अगर टैक्स पे नहीं करता तो क्या बायर को या रिसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा? बहुत कॉमन इशू है। मतलब मान के चलिए कि हर ऑर्डर में लगभग ये इशू आपको मिलेगा कि सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया तो क्या रिसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा? तो मारुति एंटरप्राइज के केस में ऑनेबल गुजरात हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसको कंफर्म किया ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि एसएससी के अगेंस्ट आया है। अब इस जजमेंट में क्या प्रॉब्लम है आप समझिए। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए क्या कहा? इस जजमेंट से पहले दिल्ली वैट के कॉन्टेस्ट में एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी, जिसके प्रोविजन लगभग सिमिलर थे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी के। वहां पर दो जजमेंट अवेलेबल थी, अराइज इंडिया और शांति किरण। उन दोनों केसेस में ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो बोनाफाइड रिसिपिएंट है, जेन्युइन रिसिपिएंट है, उसको आईटीसी मिलेगा। ही इज एंटाइटल। बट जब जीएसटी की बात करें अगर हम, भंडारी स्टील के अंदर ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को भी दोहराया है जिसमें कहा गया है कि जो वैट के प्रोविजन है और जो जीएसटी के प्रोविजन है वो अलग अलग हैं। ऑल्दो 16(2)(c) और 19(1)(g) के प्रोविजन सेम थे, बट जीएसटी जीएसटी के अंदर एक सेक्शन है 41। अब सेक्शन 41 क्या कहता है? मान लीजिए आपने किसी सप्लायर से गुड्स परचेज किए, उस सप्लायर ने जीएसटी-R1 अपलोड कर दिया, आपके 2B में आ गया, आपने उसका आईटीसी ले लिया, बट सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया। सर अगर सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया तो सेक्शन 41 कहता है ऐसे आईटीसी को आप 30 नवंबर तक, यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30 नवंबर तक ऐसे आईटीसी को आपको रिवर्स करना है। और अगर सप्लायर बाद में उस 3B को फाइल कर देता है और टैक्स पे कर देता है तो आप उस क्रेडिट को री अवेल कर पाएंगे। ऐसा प्रोविजन वैट के अंदर अवेलेबल नहीं था, दिल्ली वैट एक्ट में। तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जीएसटी का प्रोविजन है वो वैट से अलग है। यहां पर आपको लिबर्टी है दोबारा उस क्रेडिट को लेने की, तो दोनों प्रोविजन को एक तरीके से नहीं देखा जा सकता। सेकंड,
जीएसटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल, आईटीसी लेना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या सिर्फ एक्ट में दिया गया एक कंसेशन जो कि एक्ट में दी गई कंडीशंस को पूरा करने पर ही मिलेगा? तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि आईटीसी एक कंसेशन है, ना कि राइट, ना कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। वो कॉन्सेशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक्ट में जो कंडीशन गिवन है कि सप्लायर टैक्स पे करेगा तभी आपको आईटीसी मिलेगा, वो आप पूरी करेंगे तभी आप उस आईटीसी को अवेल कर पाएंगे। नंबर 3, क्या सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी के प्रोविजन ऑन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों, इसके ऊपर बहस क्यों छिड़ी, क्यों चैलेंज हुआ? देखिए, सेक्शन 16(2)(c) की जो प्रोविजन है उसको इस बेसिस पे चैलेंज किया गया कि उसको कंप्लाई करना बायर के लिए इम्पॉसिबल है। तो इसलिए 16(2)(c) की प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नॉर अल्ट्रा वायरस। सो फाइनली एक रिसिपिएंट को आईटीसी सिर्फ तब मिलेगा जब वो 16(2)(c) में जितनी भी कंडीशन लिखी हुई है वो उसका पूरा करेगा, अदरवाइज वो आईटीसी लेने के लिए एंटाइटल नहीं होगा। बट यहां प्रॉब्लम क्या है सर? देखिए, प्रॉब्लम क्या है, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो वैट की जजमेंट और जो जीएसटी की जजमेंट है उसको अलग तरीके से क्यों देखा? क्योंकि वैट में जो प्रोविजन थे उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि सप्लायर उसको रीअवेल कर पाए, आईटीसी को रीअवेल कर पाएगा। वैट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, दिल्ली वैट में। बट जीएसटी में ऐसा प्रोविजन है। बट ये प्रोविजन आया कब से? जो सेक्शन 41 है वो तो 2022 से आया। अब इशू आया कि 1718, 1819, 1920 और 2021, इन सारे केसेस में क्या ये जजमेंट वैलिड होगा और इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी फिलहाल कुछ वो नहीं किया। तो ये पूरे चांसेस हैं कि हायर बेंच में आगे जब तक तो कोई जजमेंट नहीं आता, तो फिलहाल तो ये जजमेंट आपका लॉ बन चुका है। अब एक इशू और भी है। यहां पर इशू क्या आया सर कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है वो सारी कोर्ट्स पर बाउंड है? बिकॉज जो हमारा आर्टिकल 141 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो क्या कहता है कि अगर आपका सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट है, अगर वो स्पीकिंग ऑर्डर होगा जिसमें सारे प्रोविजंस की बात की हो, पूरा मैटर डिस्कस किया गया हो, केवल वही जो मैटर है वही आपके बाउंड होते हैं सारी कोर्ट्स के ऊपर, सारी स्टेट्स के ऊपर। इस केस में ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट को कंफर्म किया है और साहिल एंटरप्राइज की केस को रिजेक्ट किया है। इस केस में ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को रिजेक्ट किया है। बट जो एसएलपी का रिजेक्शन है उसके रीजन दिए हैं।
वो रीजन अपने आप में स्पीकिंग रीजन है। तो फिलहाल ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। और जब तक कोई हायर बेंच का ऑर्डर नहीं आता, तो ये एनफोर्समेंट में रहेगा। इसके अलावा जीएसटी 80 में अपील फाइल करते हुए आपको कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना है। जैसे कि आपका हालांकि ये रूल का पार्ट नहीं है, डबल स्पेसिंग होनी चाहिए, या फिर आपका जो शीट है वो A4 साइज आप यूज करेंगे, टाइम न्यू रोमन यूज करेंगे, आपका प्रॉपर इंडेक्स होना चाहिए। अपील फाइल करते हुए आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो कौन कौन से लगाने हैं? सर देखिए, जो मिनिमम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो क्या है? कॉपी ऑफ SCN, कॉपी ऑफ ऑर्डर इन ओरिजिनल आपको अपलोड करनी है पोर्टल पर। अगर वो ऑलरेडी अपलोडेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो पोर्टल पे अपलोडेड नहीं है, मोस्ट ऑफ द ऑर्डर तो अपलोडेड ही है, बट जो पुराने ऑर्डर हैं वो अपलोडेड नहीं थे पोर्टल पर। अगर आपका ऑर्डर अपलोडेड नहीं है तो आपको अपलोड करना होगा SCN की कॉपी, ऑर्डर की कॉपी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड ऑफ अपील, प्रेयर, ये सब आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा आपके जो केस के डॉक्यूमेंट है सारे, वो आपको अपील के साथ सबमिट करने होंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन एंड आंसर है तो मैं आपके ले लेता हूं, अगर आपके कोई डाउट्स हैं। सर गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग सर। सर मेरे केस में एक्चुअल में ऑर्डर पास हुआ था दिसंबर 2025 में, बट ड्यू टू माई इल हेल्थ आई कुड नॉट फाइनल द अपील। मार्च 26 में हमने उसका 10% डिपॉजिट किया, एप्लीकेशन ड्राफ्ट में थी बट वो एक्सपायर हो गई। नाउ आई एम इन अ प्रोसेस टू रिज्यूम फर्स्ट द। अपीलर अथॉरिटी सर, फर्स्ट अपीलर यस, अथॉरिटी में फर्स्ट एप्ली अथॉरिटी। दिसंबर 25 में आपका ऑर्डर पास हुआ, देन आपने मार्च में। 10% डिपॉजिट भी करवाया लेकिन मैं अपील सबमिट नहीं किया, मैंने एप्लीकेशन ड्राफ्ट में ही था। ओके। क्योंकि मेरी एक्चुअली में हेल्थ अच्छी नहीं थी तो मैं 6-7 महीने से प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर पा रहा था। तो सर आपके पास इसके डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे, जो उससे रिलेटेड। हाँ बिल्कुल है। तो बट देखिए द प्रॉब्लम, इसके, अभी वो टाइम बायरिंग हो गया है और मेरी नॉलेज में भी है। देखिए नाउ व्हाट। हरियाणा, ऑनेबल हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है इसके ऊपर, जी। कि अगर कोई हेल्थ इशू है, मेडिकल ग्राउंड है, तो उसके इसमें कॉन्डोनेशन ऑफ डिले आपको अलाउड हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है सर यहाँ पर, जो हमारी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है हम्म। उसके पास पावर नहीं है डिले को कंडोन करने की। राइट। 3+1 के बियॉन्ड वो जा नहीं सकते। राइट। ठीक है, तो आपको चलना तो सीक्वेंस से पड़ेगा। आप देखिए, दो यहाँ पे रूट होते हैं हमारे। पहला जी। रूट ये है कि आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को अप्रोच करें, आप अपील जी। फाइल कर दीजिए। हम्म। ऑफ कोर्स वो रिजेक्ट होगी, क्योंकि राइट। पावर ही नहीं है उनके पास। जी। आपको आगे फिर GST 80 मूव करना होगा। एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू उनके पास भी पावर नहीं है। जी। देन आपको हाई कोर्ट अप्रोच करना होगा, या फिर आप सीधा ही हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दीजिए। फाइन। बट वो आपको, वापस ना कर दे इस ग्राउंड में कि ऑल्टरनेट रेमेडी है कि पहले मैंने नहीं अप्रोच नहीं सर, किया तो। ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल नहीं है ना।
अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास पावर ही नहीं है। पावर ही नहीं है, राइट। पावर ही नहीं है, तो आपको जो रिट में मेंशन करना पड़ेगा इस चीज को कि जो ट्रिब्यूनल है और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है हमारी, जी। उनके पास पावर ही नहीं है। आपको सेक्शन कोड करने पड़ेंगे, इसलिए हमारे पास कोई और रेमेडी अवेलेबल नहीं है इसके अलावा। फाइन। और सर एक जो इश्यूज कॉमन है कि जैसे हम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में अपील फाइल कर देते हैं ऑनलाइन और फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराते और कोई प्रोविजन नहीं है इसके रिलेटेड, तो जो फर्स्ट अथॉरिटी इसको रिजेक्ट करती है ऑन द ग्राउंड्स की फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं है, दैट इज अपीलेबल, राइट? दैट इज अपीलेबल। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। सर जैसे आजकल असेसमेंट्स चलती है 2020 21 और 2022 की, तो उनकी जो रैंकिंग ऑफिसर्स की होती है वो जीएसटीओ होती है। तो हाँ स्टिल जी दे बिल्कुल। पास दे पास द ऑर्डर्स इन करोर्स with interest and penalties. So do they have the jurisdiction to file that? सर वो डिपेंड करेगा आपके स्टेट में है। हर Delhi. स्टेट, जैसे मान लीजिए दिल्ली की बात कर रहे हैं आप, हाँ तो जी। दिल्ली के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा कि उनका कोई सर्कुलर है इसके ऊपर, मॉनेटरी लिमिट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं बात करूं सेंटर का, तो हाँ जो जी। सेंटर का सर्कुलर है वो सुपरिटेंडेंट की पावर 20 लाख की है। 20 to बिल्कुल हाँ 2 जी। करोड़ की जो लिमिट है वो आपकी एसीडीसी की है, एसीडीसी की। और देन जॉइंट कमिश्नर। हाँ जी। ठीक है सर। इसी तरीके से मैं हरियाणा की बात करूं, तो ईटीओ की पावर जो है वो 1 CR तक है। हाँ जी। वहां पर जैसे आप जीएसटीओ की बात कर रहे हैं, वहां पर उसे ईटीओ कहते हैं। तो आपको ओके। दिल्ली दिल्ली के प्रोविजन जाके चेक करने पड़ेंगे, सर्कुलर चेक करना पड़ेगा इसके लिए कि वहां पर ठीक। मॉनिटर लिमिट क्या सेट की हुई है। ठीक है सर, ठीक है। एंड सेकेंडली सर, जैसे आपने अभी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का बताया है, अगर 2 इयर्स के बाद टाइम बाद हम रिफंड अप्लाई कर रहे हैं, वो भी अपीलेट अथॉरिटी के पास पावर नहीं है? नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं। 2 ईयर के बाद आप फाइल कर रहे हैं, दैट इज अ सेपरेट मैटर। हाँ अभी जी। जो मैं बात कर रहा हूँ कॉन्डोनेशन की, वो कर रहा हूं मैं जो अपील का टाइम लिमिट है, 3+1। 3+1। ओके ओके। रिफंड की बात नहीं कर रहा सर मेरे। आप वहां तो जा सकते हैं अपील अथॉरिटी के पास, हाँ जी हाँ वहां तो जी। पावर है उनके पास, अगर कोई जजमेंट आपके फेवर में है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी है हमारी और जो जीएसटी 80 है, हाँ जी। ये बियॉन्ड द लॉ काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। इनके पास लॉ से बाहर जाकर काम करने की पावर नहीं है। जैसे कि हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 और आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 है हमारा। हाँ जी। बट जो हमारा जीएसटी 80 है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है, ये एक स्टैचुरी ओके। अथॉरिटी है। ओके जी। इसका एक पेरेंट एक्ट है हमारा, पेरेंट एक्ट है हमारा जीएसटी हाँ जीएसटी जी। एक्ट। तो ये विद इन द जीएसटी एक्ट ही काम करेंगे। अगर मान लीजिए जीएसटी एक्ट में कोई भी प्रोविजन हाश भी है, तो भी हमारे जो ट्रिब्यूनल है वो हाँ उसको जी। बाईपास नहीं कर सकते। मान लीजिए लॉ में प्रोविजन है कि 2 साल तक आप रिफंड अप्लाई कर सकते हैं, हाँ जी। तो अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है इस मैटर पर, हाँ जी। तो फिर वो इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। फिर आपको अल्टीमेट आपका जो केस है वो हाई कोर्ट ही जाएगा। हाई कोर्ट में जाए, ठीक है। जी। ठीक है, सो ग्रेटफुल सर, नाइस। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन सर? चलिए, थैंक यू सो मच। I again thanks to CA Raj Chawla ji and his team. Thank you. Thank you And so much for such other a audience, conversation. respected members, thank you so much for your patience. इतने सुहावने मौसम में आप सेमिनार ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जी, थैंक यू। Thank you so much, sir, for such an insightful and practical session. Your valuable guidance on such topics will certainly help all the professionals in dealing with GST litigations more effectively. Thank you to all the participants as well for their valuable time, active participation, and interaction. With this, we conclude our today's webinar. Thank you, everyone. Have a wonderful day ahead. Thank you, sir.